नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स गोंडा में। साथियों, ये प्रैक्टिस सेट की हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में आपको मिलने वाले हैं ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो साथियों, बिना किसी देरी के चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था। आपके ऑप्शंस हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगन। साथियों, अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख बंदरगाह की, तो वो था लोथल, जो कि गुजरात में पड़ता है। ठीक है। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ऑप्शंस हैं सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया या फिर राजगीर। साथियों, अगर हम बात करें गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो वो स्थान है बोध गया। ठीक है। अगला सवाल है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था। यानी अशोक ने कौन से युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था। ऑप्शन है पानीपत का युद्ध, कलिंग का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या फिर तराइन का युद्ध। साथियों, अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के उस युद्ध के बारे में जिसके बाद अगर हम बात करें अशोक के उस युद्ध के बारे में जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो वो था कलिंग का युद्ध, जो कि ओडिशा में लड़ा गया था। अगला सवाल है कि अकबरनामा के लेखक कौन थे। अबुल फजल, बदायूनी, अमीर खुसरो या फिर फैजी। तो अगर हम बात करें अकबरनामा के लेखक की, तो वो थे अबुल फजल। अगला सवाल है 1857 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई थी। यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी वो कहाँ से प्रारंभ हुई थी। ऑप्शंस हैं दिल्ली, मेरठ, कानपुर, झांसी। तो अगर हम बात करें 1857 की क्रांति की, तो ये मेरठ से शुरुआत हुई थी। अगला सवाल है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यमुना, ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर गोदावरी। तो अगर हम बात करें भारत के सबसे लंबी नदी की, तो वो है गंगा। इसकी जो लंबाई है वो 2525 किलोमीटर मानी जाती है। ठीक है। अगला सवाल है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ऑप्शंस हैं अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर या फिर प्रशांत महासागर। तो अगर हम बात करें पृथ्वी के सबसे बड़े महासागर की, तो वो है प्रशांत महासागर। ठीक है। अगला सवाल है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। ऑप्शंस हैं नंदा देवी, कंचनजंगा, धौलागिरी, कामेट। तो अगर हम बात करें भारत के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की, तो वो है कंचनजंगा। ठीक है। अगला सवाल है काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। ऑप्शंस हैं चाय, गेहूं की फसल के लिए, कपास के लिए या फिर जूट के लिए। तो अगर हम बात करें काली मिट्टी की, तो ये कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ओके। अगला सवाल है सूर्य का देश किसे कहा जाता है। सूर्य का देश किसे कहा जाता है। जापान को, चीन को, भारत को या फिर नेपाल को। तो अगर हम बात करें सूर्य के देश की, यानी कि सूर्य किस देश में सबसे पहले दिखाई देता है, ऐसा जो माना जाता है, ये है जापान। ठीक है। अगला सवाल है भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 या फिर 2 अक्टूबर को। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान जो कि कब लागू हुआ, ये था 26 जनवरी 1950। ठीक है। अगला सवाल है भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है। यानी भारतीय संविधान के जनक किसको कहते हैं। ठीक है। ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर राजेंद्र प्रसाद। तो अगर हम बात करें भारतीय संविधान के जनक की, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्षों का होता है। 4 वर्ष,
5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। तो अगर हम बात करें लोकसभा के कार्यकाल की तो ये 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा, संसद द्वारा, निर्वाचन मंडल द्वारा या फिर सुप्रीम कोर्ट द्वारा? तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रपति की, इनका चुनाव जो है निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, यहाँ पे कुछ है नहीं, भाग 5 डाल देते, ठीक है। भाग 2, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 5? तो अगर हम बात करें मौलिक अधिकार की, ये संविधान के भाग 3 में है, ठीक है। अगला सवाल है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? तो अगर हम बात करें आरबीआई के मुख्यालय की तो ये मुंबई में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? वित्त मंत्रालय के पास, आरबीआई के पास, संसद के पास या राष्ट्रपति के पास? तो अगर हम बात करें नोट जारी करने के अधिकार की तो ये आरबीआई के पास, ठीक है। अगला सवाल है, जीएसटी कब लागू हुआ? 2014 में, 2015 में, 2017 में या फिर 2018 में, ठीक है। तो अगर हम बात करें जीएसटी के लागू होने की तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, भारत की योजना आयोग के स्थान पर किस संस्था का गठन हुआ था? नीति आयोग का, नाबार्ड का, सिडबी का या फिर सेबी का? तो अगर हम बात करें योजना आयोग के स्थान पर जिस संस्था का गठन हुआ था वो था नीति आयोग, ठीक है, यानी नीति आयोग का गठन हुआ था। अगला सवाल है, मुद्रास्फीति का अर्थ है कीमतों में गिरावट, कीमतों में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि, आय में वृद्धि? तो अगर हम बात करें मुद्रास्फीति के अर्थ की तो इसका अर्थ है कीमतों में वृद्धि होना, ठीक है। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? साथियों, अगर हम बात करें मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की तो क्या अग्नाशय होगा, यकृत होगा, थायराइड होगा या फिर पिट्यूटरी होगा? तो अगर हम बात करें मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि की तो वो है यकृत, ठीक है। अगला सवाल है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? प्लेटलेट्स के द्वारा, हीमोग्लोबिन के द्वारा, प्लाज्मा के द्वारा या फिर आरबीसी के द्वारा? साथियों, अगर हम बात करें रक्त के लाल रंग के बारे में तो वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है। अगला सवाल है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2, H2SO4 या फिर H2O या फिर NaCl? तो अगर हम बात करें पानी के रासायनिक सूत्र की तो वो होता है H2O, ओके। अगला सवाल है, प्रकाश की गति लगभग कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 30,000 किलोमीटर पर सेकंड, 3,000 किलोमीटर पर सेकंड या फिर 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड? तो अगर हम बात करें कि प्रकाश की गति के बारे में तो ये लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रकाश की गति के बारे में तो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की है, ठीक है। अगला सवाल है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, कैल्सीफेरॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर टोकोफेरॉल? तो अगर हम बात करें विटामिन सी के रासायनिक नाम की तो वो है एस्कॉर्बिक अम्ल, ओके। अगला सवाल है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर बाहिर मंडल? तो अगर हम बात करें ओजोन परत के बारे में तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है। अगला सवाल है कि चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? जल संरक्षण से, वन संरक्षण से, मृदा संरक्षण से या फिर पशु संरक्षण से? तो अगर हम बात करें चिपको आंदोलन की तो ये वन संरक्षण से संबंधित था, ठीक है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून,
16 सितंबर, 21 मार्च। तो अगर हम बात करें विश्व पर्यावरण दिवस की, तो ये 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, CFC गैस किस समस्या के लिए उत्तरदायी है? अम्ल वर्षा, जल प्रदूषण, ओजोन क्षय, ध्वनि प्रदूषण। तो अगर हम बात करें CFC गैस की, जो कि रेफ्रिजरेटर से निकलती हैं, ठीक है, इन सारी चीज़ों से निकलती हैं, तो CFC गैस जो है वो ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, ठीक है। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में, 1980 में, 1992 में, या फिर 2000 में, ठीक है। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? 1973 में, 1980 में, 1992 में, या फिर 2000 में। तो अगर हम बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की, तो ये 1973 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1973 में, ठीक है। अगला सवाल है कि करो या मरो नारा किस आंदोलन में दिया गया था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर खिलाफत आंदोलन। तो अगर हम बात करें करो या मरो नारे की, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय पे दिया गया था, ठीक है। अगला सवाल है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915 में, 1919 में, 1922 में, या फिर 1923 में, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1915 में, 1919 में, 1922 में, या फिर 1923 में। तो अगर हम बात करें जलियांवाले बाग हत्याकांड की, तो ये हुआ था 1919 में, ठीक है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में, 1905 में, 1919 में, या फिर 1900 में, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, तो ये हुई थी 1885 में, ठीक। अगला सवाल है, दांडी यात्रा किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन से, नमक सत्याग्रह से, भारत छोड़ो आंदोलन से, या फिर होम रूल आंदोलन से। तो अगर हम बात करें दांडी यात्रा की, तो ये नमक सत्याग्रह से संबंधित है। अगला सवाल है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, बाल गंगाधर तिलक ने, या फिर गोखले ने? किसने कहा था? तो अगर हम बात करें स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? हाथी, सिंह, बाघ, या फिर गैंडा? तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय पशु की, तो वो बाघ है, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से जो घोषित नहीं है माना जाता है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी, फुटबॉल। तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय खेल की, जो कि आधिकारिक रूप से घोषित नहीं है पर माना जाता है, वो है हॉकी, ठीक है। अगला सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UN की स्थापना कब हुई थी? 1945 में, 1947 में, 1950 में, या फिर 1952 में, ठीक है। तो अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, तो वो हुई थी 1945 में, ठीक। अगला सवाल है, UNO का मुख्यालय कहाँ पे है? UNO का मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में, या फिर लंदन में? तो अगर हम बात करें UNO के मुख्यालय की, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविन्द्रनाथ ठाकुर, प्रेमचंद, या फिर महादेवी वर्मा? तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय गान की, तो ये रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था, ठीक है। अगला सवाल है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? रैम को, हार्ड डिस्क को, CPU को, मॉनिटर को? तो अगर हम बात करें कंप्यूटर के मस्तिष्क के बारे में, तो वो CPU को कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, WWW का पूर्ण रूप क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब वाइड, वाइड वर्ल्ड वेब, वेब वर्ल्ड वाइड? तो अगर हम बात करें WWW का पूर्ण रूप जो है वो है वर्ल्ड वाइड वेब, ओके। क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। अगला सवाल है, 1 KB बराबर होता है किसके? 1000 बाइट्स के,
1024 बाइट्स के, 512 बाइट्स के, या फिर 2048 बाइट्स के। तो अगर हम बात करें 1 KB किसके बराबर होता है, वो होता है 1024 बाइट्स के। ओके, अगला सवाल है कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000, इनैक, डीप ब्लू, या फिर क्रे। ठीक है, तो अगर हम बात करें भारत के पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में, तो वो था परम 8000। ओके, अगला सवाल है कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने, रे टॉमलिंसन ने, बिल गेट्स ने, टिम बर्नर्स-ली ने। तो अगर हम बात करें ईमेल के आविष्कार की, तो वो रे टॉमलिंसन ने किया था। ओके, अगला सवाल है ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना है? ओलंपिक खेलों का प्रतीक कितने छल्लों से बना है? 4 या 5, 6 या फिर 7 छल्लों से। तो अगर हम बात करें ओलंपिक खेलों का प्रतीक जो कि कितने छल्लों से बना है, 5 छल्लों से बना। ठीक है, ये 5 छल्ले पांचों महाद्वीप को दर्शाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है कि शतरंज का जन्म किस देश में माना जाता है? चीन में, भारत में, रूस में, या फिर जापान में। तो अगर हम बात करें शतरंज के जन्म की, तो ये भारत में माना जाता है। ठीक है, अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम, अशोक। तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय वृक्ष की, तो ये बरगद है। ओके, अगला सवाल है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तोता, मोर, हंस, सारस। तो अगर हम बात करें भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में, तो वो मोर है। ओके, अगला और आखिरी सवाल है जन गण मन पहली बार कब गाया गया था? 1911 में, 1920 में, 1930 में, या फिर 1921 में। ठीक है, कब गाया गया था? 1921 में। तो अगर हम बात करें जन गण मन की, जो पहली बार 1911 में गाया गया था। कब गाया गया था? 1911 में। तो साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि हमारी मेहनत सब तक पहुंच सके और सबका फ़ायदा हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।